अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ये जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस सिलेबस का आखिरी लेक्चर होगा और बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं सूडो हैलाइड से। तो सूडो हैलाइड्स ऐसे यूनिवेलेंट एनाइंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें से एक एटम नाइट्रोजन का होता है। इनकी खुसूसियत ये होती है कि ये बिल्कुल हैलोजेंस की तरह रिएक्ट करते हैं, यानी हैलोजेंस के छोटे भाई होते हैं। जो रिएक्शन हैलोजन करेंगे वो रिएक्शन ये करेंगे। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं साइनेट की, तो सोडियम का रिएक्शन साइनेट से होता है तो सोडियम साइनेट बन जाता है। इसी तरह सोडियम का रिएक्शन जब क्लोराइड से होता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसी तरह जैसा रिएक्शन क्लोराइड फेरिक के साथ देता है लगभग उसी तरह का रिएक्शन थायोसाइनेट फेरिक के साथ देता है। तो इसीलिए इनको सूडो हैलाइड्स कहा जाता है। सूडो मीन्स फॉल्स, मीन्स दे आर नॉट हैलाइड्स बट दे एक्ट लाइक हैलाइड्स, therefore they are named as pseudo halides. Pseudo means false. So if we talk about oxides of halogens, तो ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जो हेलोजन फॉर्म करते हैं। अब इसमें जो ऑक्साइड फ्लोरीन फॉर्म करता है ना, तो इन ऑक्साइड्स को हम ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन नहीं कहते, रादर देन दे आर कॉल्ड फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। उसकी वजह ये होती है कि एक आम ट्रेंड है मॉलिक्यूल लिखने का कि जो पॉजिटिव चीज़ होती है हम वो पहले लिखते हैं और जो नेगेटिव चीज़ होती है वो हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो जब हम फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाते हैं ना, तो उसके दो तरह से कंपाउंड्स बन सकते हैं। वन इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड देन अदर इज ऑक्सीजन फ्लोराइड। तो ये जो OF2 है या O2F2 है, इन दोनों को हम ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन नहीं कहते, रादर देन वी कॉल देम फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। उसकी वजह ये होती है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, तो इनको ऑक्साइड्स नहीं कहा जाएगा, इनको फ्लोराइड्स कहा जाएगा। फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। फ्लोरीन की 4.0 होती है, ऑक्सीजन की 3.44 होती है। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जितने भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं, इसमें आप देखें क्लोरीन को हमेशा हम लेफ्ट पे रखेंगे बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इसी तरह ब्रोमीन की बात कर लें तो ब्रोमीन ये दो ऑक्साइड्स बना सकता है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन ये एक लौता ऑक्साइड्स बना सकता है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड। अब हम बात करते हैं अपने कुछ चहीते एलिमेंट्स की जिनको जिनको हम कहते हैं जीरोथ ग्रुप एलिमेंट्स या नोबल गैसेस हम कहते हैं। अच्छा, इन इस ग्रुप की खासियत ये है कि इनका ऑक्टेट पूरा फुलफिल्ड होता है, यानी इनको किसी से कोई लेने देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अब फुलफिल्ड अगर आपका ऑक्टेट होगा तो आप क्यों रिएक्शन करेंगे भाई, कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको रिएक्शन करने की। तो ये इनकी कुछ खास बातें हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं जनाब। ये मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं, डायटोमिक इसलिए नहीं होते कि रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है और पहले ही ऑक्टेट फुलफिल्ड है। ये ग्रुप 8A से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके मेंबर्स ये आपके सामने लिख दिए गए हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अच्छा, ये रेयर गैस होती हैं। इनको शुरू शुरू में रेयर गैस कहा जाता था क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती थी। लेकिन जब देखा गया कि जनाब ये आर्गन जो है ये एटमॉस्फेयर में तकरीबन 0.93% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% है। तो इसका मतलब है ये जो है वो रेयर नहीं है, इनकी अवेलेबिलिटी है। तो फिर उसके बाद इनको कहा जाने लगा इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन नहीं करते। अब लेकिन हमें बहुत सारे कंपाउंड जेनॉन के नज़र आते हैं। जेनॉन एक अच्छा खासा रिएक्टिव मेटल है, तो उसके बाद इनको इनर्ट गैसेस का नाम भी इनअप्रोप्राइट हो गया, मुनासिब नहीं रहा। उसके बाद इनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया जो आज तक काबिल कबूल है और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेगा। तो इनको इनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से नोबल गैसेस का नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं कि ज़ीनॉन की कंपाउंड्स की या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की। तो जब हम बात करते हैं कि भाई ज़ीनॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो क्यों भाई, कैसे ही रिएक्टिव हो गया, तो इसकी हम बात देखते हैं। तो ज़ीनॉन की रिएक्टिविटी की एक अहम वजह है कि इसके पास डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो हुआ ये था बेसिकली कि 1962 में एक नील बार्टलेट साहब थे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। तो उन्होंने वो एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे प्लाटिनियम हेक्साफ्लोराइड का ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में उनको ये डाईऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट
मिलना था, जो कि एक रेड कलर का सॉलिड था। जब वो रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे थे तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जनाब इसमें ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल है दैट इज 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जब उन्होंने ज़ेनॉन के आयनाइजेशन पोटेंशियल पर गौर किया तो उन्होंने सोचा कि जनाब ज़ेनॉन की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। उसके लिए इनको 12.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए which is lower than what oxygen is requiring। तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड का रिएक्शन ऑक्सीजन की बजाय जेनॉन से कराता हूँ, देखता हूँ फिर क्या होता है। क्योंकि जेनॉन का आईपी लगभग ऑक्सीजन जैसा था, तो उन्होंने जब सेम रिएक्शन परफॉर्म किया जेनॉन का प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड से, तो उनको येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला जो जेनॉन हेक्सा फ्लोरोप्लाटिनेट था। ये इब्तिदा थी जेनॉन के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की। उसके बाद आपको पता है जब एक चीज़ मार्केट में आ जाती है, एक चीज़ इन हो जाती है साइंस में या आप कह लें कि फैशन में आ जाती है, उसके बाद उसके बेतहाशा कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स जेनॉन के लेबॉर्टरीज में तैयार किए जाने लगे, तैयार हुए, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ भी है। ये फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन हम फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन हमने आपके सामने पेश किया है। जेनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड, ये तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ जेनॉन की बात करें तो जेनॉन डाइऑक्साइड, जेनॉन ट्राइऑक्साइड, जेनॉन टेट्राऑक्साइड, इन तीनों की स्टेट्स आपके सामने लिखी हुई हैं। जेनॉन डाइऑक्साइड सॉलिड होता है, जेनॉन ट्राइऑक्साइड गैस होता है एंड जेनॉन टेट्राऑक्साइड एक आपका सॉलिड होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सोफ्लोराइड की, तो जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड एक सॉलिड है, जेनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड एक जो है वो भी सॉलिड है एंड जेनॉन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड भी एक लिक्विड है। तो ये तमाम कंपाउंड्स हैं जो जेनॉन आसानी के साथ बना सकता है। अब कंपाउंड्स जो जेनॉन बनाता है उनका स्ट्रक्चर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो बड़ा आसान है जनाब। आप वीपीटी को अप्लाई कर दीजिए और उसका स्ट्रक्चर इवेल्युएट कर लीजिए, जिसकी एक मिसाल हम आपको दे देते हैं कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड अगर आपके पास है तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जेनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। तो जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की होती है, यानी क्योंकि आपको मालूम है कि नोबल गैसेस से ताल्लुक़ रखता है, इसका ये हो जाएगा जनाब NH2 NP6 और ND0, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल भी होता है और वो एम्प्टी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं होते कि d ऑर्बिटल तक फिल हो। तो जब आप इसको एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने हैं ज़ेनॉन को, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करता है, इसको अगर हम एनर्जी दें एक्साइटेशन एनर्जी, तो ये 3 ऑर्बिटल्स में जो ये जो पेयरिंग हुई हुई है, ये पेयरिंग टूट जाती है और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड होके डी ऑर्बिटल में आ जाते हैं। तो इस तरह से 3 ये और 3 ये 6 अनपेयर्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन आके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जो आपके पास लोन पेयर होगा ना, ये जो 5s2 का लोन पेयर है जो बॉन्ड मेकिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, ये लोन पेयर आपके पास इस पूरे प्लेन पे घूमता रहेगा। यानी ये ऑक्टाहेड्रल तो होगा, इसके 6 कोने होंगे, 8 फेसेस भी होंगे, लेकिन इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। यानी ये जो आपके पास लोन पेयर है ये इस प्लेन पे घूमता रहेगा, इसकी वजह से ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा बल्कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। जब भी आपके पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो आपके पास जो शेप आती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इस तरह से हम जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से जेनॉन टेट्राफ्लोराइड भी मालूम कर सकते हैं आप। इस तरह से जेनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में क्योंकि जेनॉन को 4 बॉन्ड बनाने हैं आपको मालूम है, तो उसमें होता क्या है जनाब कि जो 2 पी वाई और पी जेड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए।
तो इस तरह से ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई आपके पास सामने, sp3d2। तो sp3d2 जब भी होगा तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं और लोन पेयर्स का आपको पता है लोब बड़ा होता है, इनका जो ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा फैला होता है, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। यहाँ पे तो 2 न्यूक्लियस है ना जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों लोन पेयर्स ऊपर और नीचे, यानी ये स्क्वायर है, 4 फ्लोरीन लगे हुए यहाँ पे एक स्क्वायर की शक्ल में, और इस स्क्वायर के ऊपर एक लोन पेयर होगा और स्क्वायर के नीचे एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लेनर होता है और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऊपर और नीचे नजर आते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा तो ऑक्टाहेड्रल, यानी आपके 8 फेसेस होंगे, यानी इसके अगर कोने देखें तो एक कोना ऐसे आ जाएगा, एक कोना पीछे से आ जाएगा, एक कोना लेफ्ट से, एक कोना सामने से। इस तरह से नीचे भी आपको पिरामिड की शक्ल सी नजर आएगी। तो यहाँ पे चारों कोनों पे फ्लोरीन और ऊपर और नीचे एक एक लोन पेयर आपको नजर आ जाएगा। इस तरह से जेनॉन डाइफ्लोराइड की हम बात करें तो उसके लिए बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है जनाब, कि ये p फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें से pz का एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाता है 5d1 में। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 2 फ्लोरीन आगे जुड़ जाएंगे, बाकी 3 जो लोन पेयर हैं वो इस तरह से एक ट्रायंगल के कोनों की तरह अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो ट्रायंगल बन गया इन आपके लोन पेयर्स का, और इस ट्रायंगल के ऊपर एक फ्लोरीन एटम और नीचे एक फ्लोरीन एटम। तो ये जो शेप होती है उसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पायरामिड, यानी 2 पायरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, और है ये ट्राइगोनल। तो इस तरह से जेनॉन डाइफ्लोराइड की हम शेप बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं इस लेक्चर के एंड पे। अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं इस लेक्चर से मुतालिक, हमारी रिवायत रही है। तो यहाँ पे ये आपको बताना है कि जेनॉन हमेशा इवन ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी आपने हमेशा देखा होगा XeF2 होगा, XeF4 होगा, XeF6 होगा। तो ये हमेशा इवन नंबर्स में ही फ्लोरीन के साथ क्यों जुड़ता है। या कोई भी हेलोजन ले लें आप, कोई भी मोनोवेलेंट एटम ले लें, जेनॉन ऑड नंबर्स में क्यों नहीं होता, यानी XeF3 क्यों नहीं होता, जेनॉन ट्राइफ्लोराइड क्यों नहीं होता, वजह क्या है। ऑड नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो कर सकता। सेकंड जो क्वेश्चन ये है वो ये है कि जेनॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्यों है। जो हेलोजन फैमिली है ना, हम कह सकते थे भाई हीलियम भी हो सकता था इसमें, तो हीलियम रिएक्टिव क्यों नहीं है, जेनॉन क्यों रिएक्टिव है ना। तो इसी तरह से नियॉन क्यों रिएक्टिव नहीं है जनाब, जेनॉन क्यों रिएक्टिव है। इसकी रिएक्टिविटी की क्या वजह है, आपके ख्याल से क्या हो सकती है। तो ये दोनों सवालात को अच्छी तरह सोचिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और अगर कोई सवाल आपको समझ में ना आया हो इस लेक्चर से मुताल्लिक या पिछले तमाम लेक्चर से मुताल्लिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तमाम क्यूरीज़ को अच्छी तरह से एड्रेस किया जा सके। तो इट हैज़ बीन अ वेरी यूनिक जर्नी विथ यू पीपल। तो एक पैंडमिक भी आया, उसको हमने देखा और अल्लाह ताला ने हमें उससे बचाया भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन तमाम मेरी जो ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाए होंगे, और इन तमाम लेक्चर्स में जो भी बात आपको खटक रही हो, नहीं समझ आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।